ठीक है, तो आज का टॉपिक जो रहने वाला है आपका मध्य भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत से होने वाला है। देखिए क्या होता है कि जब भारत में तुर्क आक्रमण होते हैं और मोहम्मद गौरी आक्रमण करके जाता है, तो बताया था कि उसके जीते हुए जितने भी क्षेत्र थे उन सभी क्षेत्रों को उसने अपने गुलामों को बांट दिया था। गुलामों से मतलब कि उसने जिन लोगों को खरीदा, सेनापति बनाया, बाद में उन्हीं को देके चला गया और कहाँ चला जाता, गौर प्रदेश चला जाता। तो लाहौर और दिल्ली वाला इलाका दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कन्नौज और बिहार वाला इलाका दिया गया था उसके द्वारा बख्तियार खिलजी को। और कहते हैं कि वो अपने साथ यालदौज कुवाजा को लेके चला गया था। तो दो इलाके दे दिए गए थे भारत में। अब क्या होता है कि सन 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। आपको बताया था कि क्या हुआ था, है ना। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्टप्रधान, ताऊ ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। जैसे चंद्रवरदाई ने चौपाई पड़ी, पृथ्वीराज चौहान ने कहते कि तीर मार दिया गौरी के गले के बीचों बीच और गौरी की मृत्यु हो जाती है। अब जब गौरी की मृत्यु हो गई तो मालिक ही नहीं बचा, तो फिर उसकी कहते कि मालिक ही नहीं रहा तो उसकी संपत्ति का क्या देना। तो कहते कि मालिक उधर खत्म, मालिक से कनेक्शन टूटा और अपन स्वतंत्र। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी भारत में 1206 ईस्वी में। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं अपन। सबसे पहले हम दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको समझाएंगे कि है क्या चीज दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने या 5 वंशों ने राज्य किया। 5 वंशों को हम बताएंगे आपको। सबसे पहले 5 वंश कौन हुआ करते थे, तो 5 वंश में सबसे पहले वंश हुआ करता था गुलाम वंश। कौन सा वंश है, गुलाम वंश। ठीक है भाई, ये प्रथम वंश हो गया। उसके बाद होता है खिलजी वंश, खिलजी वंश, ये दूसरा वंश हो गया। उसके बाद आता है तुगलक वंश, तुगलक वंश। उसके बाद आता है सैयद वंश, और आखिरी वंश होता है लोधी वंश। तो इन 5 राजवंशों द्वारा एक सल्तनत यानी दिल्ली सल्तनत पर शासन किया गया था और काफी समय तक शासन किया गया। कहते हैं 1206 से प्रारंभ हो गया था और 1526 तक जाएगा। यानी 1206 से गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। उधर आखिरी युद्ध जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जब बाबर आता है भारत में और कहते हैं कि इब्राहिम लोदी के साथ वह युद्ध करता है 1526 में, इधर क्या होता है कि दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो जाती है। तो यहां से यहां तक का समय काल हमें दिल्ली सल्तनत के तौर पर पढ़ना रहता है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग शासक आएंगे, अलग अलग राजा आने वाले। दरअसल दिल्ली सल्तनत के शासकों को सुल्तान कहा गया। क्या कहा गया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जितने भी गौरी के बाद के जो शासक रहे या गौरी रहा, उसने अपनी सुल्तान की उपाधि धारण करना चालू कर दिए थे। तो गौरी से संबंधित जितने भी या दिल्ली सल्तनत से संबंधित जितने भी शासक होंगे वो अपने आप को सुल्तान कहेंगे। और उधर आगे चलेंगे अपन, तुर्क में आ जाएंगे, तो उधर जितने भी मुगल होंगे, मुगल अपने आप को क्या कहते हैं, बादशाह कहते हैं। क्या कहने लग जाते हैं, बादशाह करने लग जाते हैं। बादशाह के अलावा भी मुस्लिम शासकों ने अलग अलग उपाधियां धारण की। कहीं कहीं निजाम देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं, निजाम देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं हमें इनके अन्य नाम भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपका बादशाह हो गया, सुल्तान हो गया। और फिर कहते हैं कि अलग शासक चल रहे थे भारत में, पैरेलल चल रहे थे, जो हिंदू शासक थे वो अलग अलग उपाधियां धर रहे थे अपने आप में। जैसे कि राणा, आपने नाम सुना होगा महाराणा प्रताप का, तो राणा उनको कहा जाता था। तो ऐसे अलग अलग नाम रखे जा रहे थे। लेकिन दिल्ली सल्तनत के शासकों को क्या कहा गया, सुल्तान कहा गया। क्या कहा गया, सुल्तान कहा गया। अब सबसे पहला जो वंश आता है, सबसे पहले जिसको हमें पढ़ना रहता है वो रहता है गुलाम वंश। कौन सा हो जाएगा, गुलाम वंश हो जाता है। अब गुलाम वंश को जब हम पढ़ेंगे, बता रहा हूं दोस्त। ठीक है, आ जाओ जरा। अब बताता हूं क्या बोल रहे हो, किसका, सुल्तान उपाधि है बेटा उनकी। जैसे राजा होती ना, राजा बोला जाता राजा। अब राजा का नाम होगा, है गंगाधर राव राजा थे, तो गंगाधर उनका नाम है। राजा क्या, उनकी उपाधि, एक पद है। जैसे टीचर एक पद है, नाम मेरा अलग है कि नहीं, पर मेरा पद क्या है, टीचर है, मैं पढ़ाता हूं, मेरा कार्य है। तो इसी प्रकार के सुल्तान है वो। उनके राजाओं को क्या बोला जाता था, सुल्तान। इनके नाम अलग अलग होने वाले हैं।
अलग अलग नाम हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम गुलाम वंश को यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं कि ये वंश की बात करेंगे। तो हम बात करेंगे कि इस वंश का संस्थापक, इस वंश का संस्थापक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक था। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो हम सब जानते हैं कि कौन हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक। यह यह गौरी का गुलाम था। गौरी का गुलाम था। गौरी कौन? तो मोहम्मद गौरी, जो भारत में आया था, जिसने चंदावर का युद्ध लड़ा था जयचंद के खिलाफ, तराइन के युद्ध लड़े थे पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ, तो उसी के साथ आया हुआ था। तो उसका यह गुलाम हुआ करता था। हम बात करेंगे कि इसने सन 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज का टॉपिक यदि समझ लिए आप लोग, तो आप मान के चलिए मध्यकाल का आधा भाग निपटा लिए, क्योंकि यही है मध्यकाल में आधा यही है। इसके बाद आधे पड़ जाते कौन? मुगल। पूरा मध्यकाल में पड़ गया, है कि नहीं? तो क्या रहा कि इसने क्या किया था कि 1206 ईस्वी में क्या किया था कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी थी। अब दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी तो इसकी राजधानी पूछी जाती है। किसने क्या किया कि लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। किसको बनाया था? लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। राजधानी बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि लाहौर वाले इलाके से ज्यादा परिचित था बजाय दिल्ली के, क्योंकि भाई उसी तरफ से आया हुआ था। तो लाहौर से राजधानी इसने क्या की, लाहौर राजधानी बना ली और वहीं से राज्य करना चालू कर दिया। अब वहां से राज्य कर रहा था, एक चीज समझना। अब क्या होता है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी तो इसे लाख बख्श कहा गया। क्या बोला गया? कि लाख बख्श है। लाख बख्श की उपाधि मिलती है, या लाख बख्श कहा जाता है, ऐसा लिख देते हैं। कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, जरा बता रहा हूं। कहते हैं कि यह जब लाहौर राजधानी बनाई इसने और लाहौर से राज कर रहा, तो कहते लाखों का दान करता था। अपने जन्मदिन जैसी आता था इसका बर्थडे, तो कहते बर्थडे की पार्टी में लाख रुपए यूं उड़ा देता था बच्चों के बीच में। मतलब कि जो भी उनकी जनता थी, कहते कि लाखों का दान करने के कारण इसे कहा गया, क्या कहा गया कि ये लाख बख्श है। एक और चीज मिलती है, कहते हैं कि इसे दुत्ती हातिम भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है, किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको कहा जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक को द्वितीय हातिम भी कहा जाता है। इसे द्वितीय हातिम कहा जाता है। अच्छा, हातिम सीरियल आता था एक, देखा है कि नहीं देखा है? नहीं देखा? ईरान का एक सीरियल हुआ करता था हातिम। उसमें कहते हैं कि एक परी हुआ करती थी जास्मीन, और वो भूल भुलैया जैसी स्थिति में फंसा रहता था। हर वक्त कुछ ना कुछ जादुई चीजें करता रहता था। और हमारे समय का, जब मैं देखा करता था, हमारे समय का बहुत प्रसिद्ध था। कहते हमारे समय का हीरो हुआ करता था। आज के समय के एवेंजर वगैरह आ गए, पर उस समय का हातिम था, जो अपने लिए सबसे कहते खतरनाक माना जाता था। अलग अलग जगह जाया करता था। तो इसे कहा जाता है क्या? द्वितीय हातिम कहते हैं इसे। इसे द्वितीय हातिम कहते हैं। कि द्वितीय हातिम, यहां तक तो ठीक है, ये हम समझ लिए। 1206 में इसने क्या की? स्थापना कर दी कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की। अब इसके आगे से होता है सारा का सारा माजरा चालू। क्या होता है देखिए जरा। कहते हैं कि इसने दिल्ली में सूफी संत, सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में
स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया था? कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया? तो कभी पूछा जाए कि दिल्ली में बनी हुई जो कुतुब मीनार है वो किसने नींव रखी थी उसकी? किसने कहा था कि भाई इसको बनाया जाए? तो किसने? भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रख दी थी। इसने पूर्ण नहीं कर पाया था, पूरी बनवा नहीं पाया था। इसके बाद जो अगला शासक आएगा वो बनवाएगा। इसने नींव रख दी, बनवाना चालू कर दिया कि धीरे धीरे बनती जाएगी। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी याद में? तो बख्तियार काकी हुआ करते थे, इनका नाम हुआ करता था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। यह एक सूफी संत हुआ करते थे। यह इनकी याद में क्या किया था? कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कराया था। एक चीज और समझना, यहां तक हो गया। साथ ही इसने और अन्य काम कराए। और क्या कराए वो देखते हैं। इसने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। मस्जिद का निर्माण कराया। ठीक है भाई, कुब्बत उल इस्लाम, यह कुतुब मीनार के जस्ट पीछे पड़ती है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। इसके अलावा और भी कार्य कराए इसने, और कार्यों को देखेंगे। और क्या किया? तो और कार्यों में इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई। इसके बारे में बताया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था। कौन सा वंश? चौहान वंश। कौन सा? नहीं, चौहान नहीं, सॉरी, माफ करना। कौन सा वंश पढ़ रहे थे अपन उसमें? नहीं नहीं नहीं, विग्रह राज हुआ करता था, या बीशल देव उसे कहा जाता था, वह शासक हुआ करता था। उसके शासनकाल की बात रही थी। हाँ, चौहान वंश ही था, चौहान वंश। चौहान वंश का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम हुआ करता था बीशल देव या विग्रह राज। उसने अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना रखी थी, या संस्कृत विद्यालय बनवाया था। कहते ये बात, ये भाई जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये पहुंचा कहां पर? ये पहुंचा अजमेर में। तो इसे वो संस्कृत विद्यालय अच्छा नहीं लगा। यानी इसने कहा कि शिक्षा अगर रहेगी तो ये लोग बढ़ते जाएंगे, तो पहले स्कूलों को तोड़ो। तो इसने क्या किया था कि अजमेर में 2.5 दिन का नामक, या 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया। निर्माण कराया। अच्छा, जहां मस्जिद का निर्माण कराया, इससे पहले यहां पर एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। इस जगह पर पहले संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। विद्यालय हुआ करता था, मतलब संस्कृत विद्यालय को तोड़वा दिया और वहां पर क्या किया उसने? मस्जिद का निर्माण करवा दिया। तो इतना कुछ करवा दिया इसने। अब आगे एक चीज और देखेंगे। कहते हैं कि इतना सब कराने के बाद यह एक दिन पोलो खेल रहा था। पोलो, पोलो जानते हो? चौगान, चौगान या पोलो। आज के समय का पोलो है, उस समय का चौगान। घोड़े पे बैठकर एक गेंद को मारना होता है यूं, फिर उधर पहुंचो, फिर गेंद मारना होता है। इस तरीके से खेलना होता है वो खेल, घोड़े पे बैठ के खेला जाता है। तो कहते हैं घोड़े पर बैठकर चौगान खेल रहा था, और कहते हैं उसी से गिर गया। और गिर गया तो कहते कि ऐसा गिरा कि सीधी मौत हो गई इसकी। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि एकमात्र सुल्तान वह कौन सा है दिल्ली सल्तनत का जिसका घोड़े से गिरने से मौत हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। चौगान खेलते समय मौत हुई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, दो चीजें याद रख लेना। साथ ही हम इसकी मृत्यु को देख लेते कि ये कब मरने वाला है। तो मर ही गया समझो बहुत जल्दी। ठीक है, इधर लिख देता हूं। सन 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय खेलते समय घोड़े से गिरने से
घोड़े से गिरने पर इसकी मृत्यु हो जाती है। लो, ये निपट गया। तो राजा कब बना था? यह 1206 ईस्वी में। मर कब गया? 1210 ईस्वी। मात्र कितने साल? 4 साल तक राजा बना रहा। पर 4 साल में इसने बहुत, कहते हैं कि ऐसे ऐसे काम कर डाले कि देखते हैं सब याद तो रखें कम से कम। अब बीच में ही मर गया, तो कहते हैं कि इसके बाद इसका पुत्र अगला राजा बनता है, जिसका नाम होता है आराम शाह। चूंकि वो उतना योग्य नहीं था, उसका कहते हैं कि जो शासन रहा मात्र 7 महीने का रहा। कितने महीने का रहा? 7 महीने का। वो अयोग्य शासक था। तो कहते हैं कि उसको हटाकर, और वहां के जो सरदार हुआ करते थे, दरबार में रहने वाले जो अधिकारी थे, उन्होंने कुतुबुद्दीन का एक दामाद हुआ करता था, जिसका नाम हुआ करता था इल्तुतमिश। क्या नाम हुआ करता था? इल्तुतमिश से कहा कि भाई आप आइए और आप आराम शाह को हटाइए और आप राजा बन जाइए। दामाद व गुलाम दोनों हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक का इल्तुतमिश। कहते दामाद भी था और गुलाम भी था, इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। गुलाम का गुलाम क्यों बोला गया? क्योंकि गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, तो गुलाम का गुलाम कौन हो गया? इल्तुतमिश हो गया। ठीक है, तो अगला देखेंगे हम। इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र अगला सुल्तान बना, पर वो अयोग्य था। ठीक है, उसको बता देते। इतना समझ लिया आप लोगों ने? ठीक है, अब आराम शाह से मैं आपको पढ़ाता हूं। आराम शाह, आराम शाह देखिए बहुत ही अयोग्य था, और आराम से आया और आराम से चला गया, इसलिए इसका नाम आराम शाह पड़ गया। कैसे पड़ गया? देखो जरा। कहते हैं कि यह एक अयोग्य शासक था। यह एक अयोग्य शासक था। जब अयोग्य शासक है तो कहते हैं कि दरबारियों ने इसे हटाकर कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम बा दामाद इल्तुतमिश को सुल्तान बनने के लिए आमंत्रित किया। कि भाई आप आइए और आप राजा बन जाइए, इस अयोग्य व्यक्ति से तो सही हो, कम से कम राज्य ठीक से तो चले। तो इसलिए उसे आमंत्रित किया। वो भी चाह रहा था कि बने राजा, मैं भी बन जाऊं। कहते वो आया, कहते छोटा मोटा युद्ध हुआ, आराम शाह को पटक पटक के मारा उसने, आराम शाह भाग गया। और कहते अगला राजा फिर कौन बन जाता है? कहते हैं कि आराम शाह को युद्ध में हराकर इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बनता है। ठीक है, तो अगला राजा आप कौन बन गया? इल्तुतमिश। 3 पढ़ लिए अपन ने, एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक, एक आराम शाह, अब तीसरा आ गया इल्तुतमिश आ गया। देखो जरा इसके बारे में अपन अच्छे से पढ़ेंगे। ये आराम शाह को आराम में कोने में डाल दो, इसको ज्यादा कुछ इसका वर्णन है नहीं, ये रख दिया अपन ने। अब आएंगे अपन इल्तुतमिश पे, ये थोड़ा इंपोर्टेंट हो जाता है अपने लिए। इसके बाद जो अगला राजा बना वो कौन बना? इल्तुतमिश बना। इल्तुतमिश। अब इससे पढ़ेंगे अपन कि यह 1210 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बनता है।
दिल्ली का जब यह सुल्तान बना तो इसने सबसे पहला काम किया, बात नहीं करें प्लीज, इसने सबसे पहला काम यह किया कि वो राजधानी जो लाहौर थी, लाहौर से पहले दिल्ली लेके आया। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि वास्तविक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है। यहां पर हम बात करें कि इसने यह राजधानी लाहौर से दिल्ली लाया, और अब जब यह राजधानी दिल्ली लेके आ गया तो अब मुख्य रूप से दिल्ली सल्तनत कहलाएगी। इसलिए कहते हैं कि इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये क्वेश्चन ए भी बनता है कि बताएं दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो कौन है, इल्तुतमिश है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इससे बनता रहता है। तो हम इसमें देखेंगे कि जब यह लाहौर से दिल्ली लाया तो इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है कि भाई यही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है, क्योंकि रियल दिल्ली वाली जो क्षेत्र है वो ये लेके आया था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, या एक क्वेश्चन और इससे बनता है कि इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इसका एक टाइटल है गुलामों का गुलाम, गुलाम का गुलाम है। ठीक है, किसे कहा जाता है गुलाम का गुलाम, इल्तुतमिश को कहा जाता है कि ये भाई गुलाम का गुलाम। एक क्वेश्चन और, जब इसे गुलाम का गुलाम कहा गया तो इसने एक काम किया। क्या काम किया कि इसने खलीफा से खलीफा से दास मुक्ति पत्र को प्राप्त कर स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि वह कौन सा एक शासक था जिसने अपने आप को गुलाम के पद से स्वतंत्र करा लिया था। तो ये हुआ करता था, इसने कहा ऐसा कब तक गुलाम का गुलाम टाइटल लगा के रखेंगे, इसलिए ये स्वतंत्र भी होना है अपने को। तो उसने क्या किया, खलीफा से साइन ले लिए कि साहब बताओ कि आज से हम स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा ठीक है स्वतंत्र हो। तो इसने दास मुक्ति पत्र के हस्ताक्षर कराए थे। तो वो कौन था, इल्तुतमिश। अब उसने इतना सब करा लिया तो उसने अब उसने राज्य पर ध्यान दिया, प्रशासन पर। तो प्रशासन में पढ़ेंगे अपने इसने सबसे पहले इसने क्या किया कि शासन को अच्छे से चलाने के लिए 40 तुर्क सरदारों का एक ग्रुप बनाया, जिसे तुर्कान चहलगानी कहा जाता है या गुट चालीसा के नाम से जाना जाता है। इससे भी क्वेश्चन बनेगा। इसने क्या किया कि प्रशासन में मदद के लिए 40 तुर्क सरदारों का एक समूह तैयार किया। इसे हम बात करें जिसे जिसे तुर्कान ए चहलगानी तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता था। तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता था। देखिए क्या था समूह, यह ऐसा समूह था जिसमें मान लो कि राजा को कोई निर्णय लेना है और अकेला राजा क्या करेगा। तो कहते कि ये जो सरदार होते थे मदद करते थे, युद्ध में जाने के लिए मदद करते थे, जैसे युद्ध लड़ना कोई तो उस युद्ध को जीतने में भी ये मदद करते। 40 सरदार थे, 40 तुर्क सरदार, यानी अपने अपने काम में अव्वल लोग थे 40 ऐसे, जो क्या करते थे, राजा को मदद करते थे, सुल्तान की मदद करते थे। तो उन्हें कहा जाता था तुर्कान ए चहलगानी। इतना हो गया, अब आगे देखेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि इसने सेना को नगद वेतन नहीं दिया था, बल्कि उसने नगद वेतन की बजाय यहां लिख देता हूं,
इसने सेना को नकद वेतन ना देकर, नकद वेतन ना देकर जमीन दी थी। यानी जमीन का टुकड़ा दे दिया कि भाई ये आपके आजीवन हो गया, अब आपको आजीवन हमारे में किसका कार्य करना है, तो सेना की भर्ती दे, वो सेना की सेवा देनी है या सैनिक बन के रहना है आजीवन। जो भी अधिकारी हो, तुम्हें हमारे यहाँ पर कब तक, जब तक तुम्हारा जीवन है तब तक रहोगे, तुम्हारे लिए ये जमीन मैंने दे दी, अब आप इसका संभालो, जो चाहे करो। तो कहते हैं कि उस प्रणाली को या उस प्रथा को हम इक्ता प्रथा कहते हैं। इस प्रथा को, सॉरी, इस व्यवस्था को, इस व्यवस्था को एकता प्रणाली कहा जाता है, कहा गया। तो ये क्वेश्चन बनता है कि बताएं एकता प्रणाली चलाने वाला कौन सा सुल्तान हुआ करता था। तो इल्तुतमिश हुआ करता था। उसने अपने राज्य में अधिकारियों को, सैनिकों को पैसा नहीं दिया बल्कि जमीनें दे दी, और इस व्यवस्था को कहा गया एकता व्यवस्था, कहा गया या एकता प्रणाली कहा गया। अब चूंकि समझना, कहते कि ये सब जो काम करता रहता था, कहते इसमें इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम हुआ करता था रजिया सुल्तान। वो खूब मदद करती थी इसकी हर एक काम में। कहते कि ज्यादातर प्रशासन में मदद करने वाला अगर कोई इसके परिवार का व्यक्ति था तो वो रजिया सुल्तान थी। इसका एक पुत्र भी रहता है रुकनुद्दीन फिरोज करके, रुकनुद्दीन फिरोज होता है, वो एकदम अयोग्य व्यक्ति है। कहते हैं कि वो कुछ काम नहीं करता, पर रजिया सुल्तान खूब, अब इल्तुतमिश खुद चाहता था कि मेरी मृत्यु यदि हो जाए, मेरे बाद जो अगला सुल्तान बने तो रजिया बने। लेकिन क्या था कि उस समय इस्लाम में महिलाओं की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो राजा बन जाए या वो सुल्तान बन जाए या मर्दों पर क्या करे, हुकूमत करे। और ये कभी भी कोई मर्द इसको क्या नहीं कहता, सह नहीं सकता था, क्योंकि ये दरअसल आप समझिए जरा, अरब में विच हंटिंग के नाम पर महिलाओं को इतना मारा जाता था, इतना कूटा जाता था कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इतनी पाबंदियां होती थी। ईरान आज जो एकदम से कूट रहा है और कुट रहा है, ये अपनी गलतियों के कारण। कहते कि पहले ईरान में इस्लाम शासन आने से पहले महिलाएं स्वतंत्र थी, बाकायदा कहते कि पढ़ाने जाया करती थी, टीचर थी, और अलग अलग विभाग में क्या हुआ करती थी, सेवाएं दिया करती थी। लेकिन जैसे इस्लाम वैसे वहां पर आया, महिलाओं को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। वहां कोई भी महिला बाहर नहीं निकलती है, बिना बुर्के के तो निकल नहीं सकती है। समझ रहे हो, शरीर का एक भी सैद दिख गया तो गोली मार दिया जाता था ईरान में। वो जो आज ईरान और अमेरिका का युद्ध हो रहा है, आप सब जानते हैं उस चीज को, है ना। आप यकीन नहीं करेंगे कि ईरान का वो हाल था शुरुआत की यदि बात की जाए, जब से कहते हैं कि खामेनाई नहीं आया था। खामेनाई से पहले यहाँ पर यूरोपियन कल्चर फैला हुआ था, और ऐसा कल्चर था कि यहाँ पर महिलाएं स्वतंत्र थी किसी भी काम को करने के लिए। कहते कि वो पुलिस विभाग में हुआ करती थी, टीचर हुआ करती थी, क्लबिंग वगैरह सब, हर एक चीज में महिलाओं का हाथ था। लेकिन कहते जैसे ही वहां पर खामेनाई आया और उसने वहां पर इस्लाम शासन लागू कर दिया, तो वहां पर महिलाओं को फिर सीमित कर दिया गया। अब उन्हें बुरके में रहना अनिवार्य कर दिया गया। अब कहते कि वहां पर जितने भी क्लब वगैरह हुआ करते थे, कहते सबको बुलाया, बार वगैरह दारू वारू बेचने वाले, उन सबको बुलाया एक साथ, बोले आ जाओ, आप सबको लाइसेंस दे रहा हूं मैं कि आप खुलेआम बेचना। कहते वो सब आए, सबको गोली मार दी, खल्लास। बोले ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, है कि नहीं। तो कहते ऐसा शासन था वहां पर, और यही शासन पहले वाला है, ये वाला जो अपन पढ़ेंगे यहाँ पर इल्तुतमिश में। कहते कि वहां के लोगों को भी लग रहा था कि महिला कैसे शासन करेगी मेरे ऊपर, मैं तो पुरुष हूं। तो कहते कि इसकी जो इच्छा थी वो दबी की दबी रहेगी, ये कह नहीं पाया। लेकिन कहते जब इसकी मृत्यु हुई, मृत्यु से पहले अपन एक चीज समझेंगे कि इसी के समय समय कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण कराया गया था। कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण हुआ। अच्छा, आप क्वेश्चन दूसरा किया जाए, बताएं कुतुब मीनार की नींव कौन से राजा द्वारा रखी गई, कौन से सुल्तान द्वारा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। पूर्ण किसके द्वारा कराई गई है, तो इल्तुतमिश के द्वारा। तो ये दो चीजें याद रख लेना। तो इसके समय हो चुकी थी। अब कहते हैं कि इसकी मृत्यु हो जाती है। कहते हैं कि 1236 ईस्वी में, कब से कब तक राजा, 10 से लेकर 36 तक है शासक बना रहा। तो 1236 ईस्वी में इसकी
मृत्यु हो जाती है। जब इसकी मृत्यु हो गई तो कहते हैं कि अगला सुल्तान इसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज बनता है। रुकनुद्दीन फिरोज एक नंबर का लिच्चड़ व्यक्ति। कहते कि उसे कुछ आता ही नहीं है, कहते कि अपनी माँ के नीचे काम करता था, माँ जैसा बोल देती थी वैसा करता था। कहते कि इसके अब जैसे कि 40 सरदारों ने सोचा, जो तुर्कान है चहलगानी है, उन्होंने सोचा कि किसी महिला के अधीन नहीं रहना, इसलिए किसको बना दिया, रुकनुद्दीन फिरोज को, क्योंकि ये पुरुष है। लेकिन कहते हैं कि इसकी संरक्षिका बन गई इसकी माँ, जिसका नाम हुआ करता था साहे तुर्कान, और कहती वो शासन करने लगी। तो यहाँ वो जो 40 सरदार चाह रहे थे कि महिला के अधीन नहीं रहना, यहाँ किसी ना किसी इनडायरेक्टली रह गए, यहाँ पर भी महिला ही शासन कर रही। तो उसने कहा इससे अच्छा तो रजिया सुल्तान ही थी, कम से कम उसे नॉलेज तो था शासन का। तो कहते हैं कि फिर रुकनुद्दीन फिरोज इसको हटाकर इसको हटाकर रजिया अंगली सुल्तान बनी। अब पढ़ेंगे अपन रजिया सुल्तान के बारे में, ठीक है। इसको आइए जरा अब देखेंगे रजिया सुल्तान। आप लोगों ने रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ा होगा, भारत की प्रथम महिला शासिका थी। क्वेश्चन बनता है भारत में कि बताएं भारत में प्रथम महिला शासिका कौन है, जिसने पहली बार राजा या किसी भी राज्य पर अधिकार किया था। तो वो रजिया सुल्तान थी। कौन हुआ करती थी, रजिया सुल्तान, जो हमें लिखित साक्ष्य देती है, लिखित में कि हाँ ये हुई है, ये राजा हुई है, इसने यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक शासन किया है और इसके क्या कार्य रहे, ठीक है। तो अपन पढ़े अब रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान, इसके बारे में कॉन्सेप्ट चलता है, क्या चलता है कि यह भारत की प्रथम महिला शासिका है। यह भारत की प्रथम महिला शासिका। महिला शासिका हुआ करती थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अग्निवीर का तो लगा ही लो कि आएगा ही आएगा, लगभग पूछा जाने वाला सवाल होता है, क्योंकि ऐसे ही हाईलाइट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। तो भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, ठीक है। और देखेंगे इसके बारे में। अब यह जब राजा बन गई, सुल्तान बन गई, तो कहते हैं कि यह दरबार में टोपी और चोगा पहन के आने लग गई, खुले मुंह एकदम से। रहना होता था बुरके में, यूं आ जाती थी एकदम जिंदाबाद होके। कहते कि 40 सरदार एकदम और दबंग, बोल रहे कि बताओ एक महिला के अधीन अपने को काम करना पड़ रहा है, और वो भी एकदम मुंह खोल के आ रही है। बुरका ही पहन के आ जाती तो ये तो रखता कि इस्लाम सुरक्षित है, लेकिन ना, कहते कि एकदम से जिंदाबाद होके आती थी। पूरा टोपी पहन लेती थी और चोगा, जो उस समय का कोट कहलाता है, आज के समय ब्याह में पहने जाने वाली जो शेरवानी है उसी प्रकार का पोशाक हुआ करता था। शादी ब्याह में पहने जाना तो वैसे प्रकार का हुआ करता था, उसे चोगा बोला जाता था, ठीक है। और ऊपर का जो उसका जो मुकुट होता था उसे क्या बोलते हैं, टोपी बोला जाता था उसमें। तो कहते हैं कि यह दरबार में टोपी और चोगा पहन के आया करती थी। टोपी और चोगा पहनकर आने लगी। यह बात 40 सरदारों को अच्छी नहीं लगती थी। कहते 40 सरदार भर नाराज होने लग गए, यार कि बताओ कम से कम थोड़ी तो मर्यादा करो हमारी, है कि नहीं, एकदम आ रहे हो।
कुछ भी नहीं दिख रहा है तुमको। तो कहते कि फिर भी तो इसे लगता था कि भाई ये 40 सरदार ही हैं जो मेरे लिए क्या कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। इसलिए इसने क्या किया कि गैर तुर्क अधिकारियों को अपने राज्य में भरना चालू कर दिया, यानी कि ऐसे अधिकारी लेना चालू किए जो तुर्की नहीं है, यानी इनके जो सहयोगी नहीं है, तो अलग से, यानी गैर मुस्लिम गैर तुर्कों को रखना चालू किया। उनमें से सबसे इंपोर्टेंट या सबसे इसने अहम काम ये किया, या सबसे बड़ा काम ये किया था कि इसने घोड़ों के एक अधिकारी होता है मलिक आखूर करके एक विभाग होता है, उसका अधिकारी बनाया मलिक याकूत को। एक व्यक्ति हुआ करता था मलिक याकूत, उसको घोड़ों का सरदार बना दिया। अब यहां से कहते हैं कि 40 सरदार एकदम आग बबूला हो गए कि एक तो ये उल्टे काम कर रही है, ऊपर से दूसरे देश के या दूसरे जो नस्ल के जो मुस्लिम हैं उनको क्या कर रही है, भर्ती कर रही है। तो ये तो गलत कर रही है कि नहीं। तो देखेंगे हम कि इसने मलिक याकूत को मलिक आखूर बना दिया, आखूर बनाया, यानी कि घोड़ों का अधिकारी, घोड़ों का अधिकारी, यानी घुड़सवार या घोड़ा जो विभाग होता है, अश्व विभाग का अधिकारी बना दिया उसको। तो कहते ये और चल के उसने कहा बताओ कैसी महिला है? एक तो इसको बोला जा रहा है अच्छे अच्छे काम कर, ऊपर से उल्टा कर रही है। लेकिन कहते हैं यहां पर कुछ अलग किस्सा था। कहते हैं कि मलिक जो याकूत हुआ करता था वो और रजिया सुल्तान दोनों का प्रेम प्रसंग था, इसलिए उसने अपने सेना में या अपने पास बुलाया था उसको। ऐसा भी कहीं कहीं मतभेद देखने को मिलते हैं कि भाई ये कौन था, इसका प्रेम ही हुआ करता था, इसलिए इसने इसको पास में बुलाया था। तो इस बात से और एकदम से आग लग गई कि बताओ सुल्तान वो भी है प्रेम में पड़ा हुआ ऐसा सुल्तान ये तो राजू को खा जाएगा ये वाला सुल्तान, तो यानी रजिया सुल्तान। तो कहते कि ये कौन हुआ करता था, और ये भी चीज समझ लेना, यह एक गैर तुर्क मुसलमान था, यह एक गैर तुर्क मुसलमान था। ठीक है, गैर तुर्क मुसलमान हुआ करता था। कहते कि इसी के समय पर एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम हुआ करता था अल्तुनिया, भटिंडा का शासक था उस समय, भटिंडा के शासक द्वारा विद्रोह कर दिया गया, पंजाब भटिंडा उस वाले इलाके से विद्रोह किया गया। तो कहते कि रजिया सुल्तान अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए चल दी। लिखेंगे हम कि इसके समय भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया द्वारा विद्रोह कर दिया। जब यह विद्रोह हुआ तो इसे दबाने के लिए दिल्ली से तो निकलना पड़ेगा। तो कहते हैं राजधानी छोड़कर कहां जाती है, तो भटिंडा की तरफ जाती है। रजिया द्वारा विद्रोह को दबाने के लिए युद्ध किया गया, परंतु रजिया हार जाती है और उसे बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, परंतु रजिया की हार होती है और उसे बंदी बना लिया। अब जब ऐसे गिरफ्तार कर लिया गया तो कहते कि फिर महिलाओं द्वारा अपना अंतिम हथियार प्रयोग किया गया और कहा गया किससे, अल्तुनिया से, कि अपन तपन शादी कर लेते। शादी का प्रस्ताव रख दिया सीधे कि मैं राजकुमारी हूं, सुल्तान हूं, कहां की, दिल्ली की। कहते कि एक काम हो गया था यहां पर, जैसे इसने दिल्ली को छोड़ा, दिल्ली छोड़ के गई, तो कहते कि उधर जो 40 सरदार थे उसका ठीक है भाग तो गई, कहते कि उधर अंगला बादशाह बनवा दिया गया। उधर बेचारी रजिया गई है कहां पर, दबाने के लिए, कि भाई क्या करते हैं कि भाई इसको दबा के आते हैं, इस सुल्तान जो अल्तुनिया है इसको युद्ध में हरा देंगे,
तो दोबारा से अपना राज करेंगे। ये जैसे ही दिल्ली से निकली, कहते कि उधर 40 सरदारों में एक नया राजा खड़ा कर दिया, नया सुल्तान, जिसका नाम हुआ करता था बहराम शाह। क्या नाम हुआ करता था? बहराम शाह को अगला राजा बना दिया। तो इधर क्या होता है, इधर कहते हैं कि रजिया सुल्तान जैसे ही बंदी बन जाती है, उसने प्रस्ताव रखा कि ऐसा करते अपन तपन शादी कर लेते और दोनों मिलकर दिल्ली चलेंगे और बहराम शाह को हराएंगे और दोनों राज्य करेंगे। कहते हैं अल्तुनिया मान गया, उसने कहा बढ़िया राजा मैं भी बन जाऊंगा। ठीक है, तो कहते हैं कि इसने विवाह का प्रस्ताव रखा। इसमें क्या होता है कि बंदी जब बन जाती है तो कहते हैं कि विवाह का प्रस्ताव रखा अल्तुनिया के सामने। विवाह का प्रस्ताव रखा गया और साथ में दिल्ली पर राज करने की बात कही। तो अल्तुनिया का बढ़िया, ठीक है, अच्छा है कि नहीं? वैसे भी लड़की वड़की ढूंढने पड़ती, विवाह कराना पड़ता, खर्चा पानी ऐसे में एकदम है कर लेते। कहते विवाह कर लिया इन दोनों ने, अब दोनों चल रहे थे, तो कहते कि रास्ते में कैथल के समक्ष कहते डाकुओं ने इन दोनों की हत्या कर दी। जैसे ही वापस लौटे, यहां देखेंगे अपन कि जैसे ही वापस आ रहे थे लौट कर बढ़िया खुशी खुशी कि चलो अब तो दिल्ली पर राज करेंगे एकदम झमाझम तरीके से, तो कहते हैं कि रास्ते में दिल्ली लौटते समय रास्ते में दिल्ली आते समय रास्ते में कैथल में डाकुओं द्वारा डाकुओं द्वारा दोनों की हत्या कर दी गई। हत्या कर दी, तो लो रजिया सुल्तान निपट ली। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक का सफर रहता है रजिया सुल्तान का। लेकिन यहां पर दिल्ली का राजा कौन बन चुका है? बहराम शाह हो चुका है। कौन हो चुका है? अलाउद्दीन बहराम शाह पूरा नाम है। ठीक है, उसको पढ़ने वाले हैं अपन। तो यह कब तक, कब से कब तक रही? तो ये रही 1236 से 1240 तक, यहां तक राजा बनी रही है 1236 से 1240 तक। कहते इसके बाद बनेगा कौन? अलाउद्दीन बहराम शाह। उसके बारे में पढ़ा देता हूं थोड़ा बहुत। अगला राजा अलाउद्दीन अलाउद्दीन बहराम शाह। ठीक है, बात नहीं करें प्लीज आप सब, एक ही दिन में गुलाम वंश खत्म, चिंता नहीं करना, थोड़ा ही से रह गया, अपन इसको निपटा लेंगे जल्दी के जल्दी। ठीक है, तो अलाउद्दीन बहराम शाह, इसको देखते हैं। इसका शासन 40 सरदारों के अनुसार चलता था। अब चूंकि क्या था कि 40 सरदारों ने ही इसे क्या बनाया था? राजा बनाया था। जैसे ही रजिया उधर से वापस गई, उधर 40 ने बोला कि तुम बैठ जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, है कि नहीं? बोले बैठो बैठो, तो ये बैठ गया बेचारा। अब क्या था, जो भी 40 सरदार गए बोले चलो आज गार्डन में चलना है, झाड़ू लगानी है। बोले ठीक है साहब चलते हैं। अरे मतलब ये था कि जो भी वो बोल देता था 40 सरदार इन्हें करना पड़ता था। इसलिए इसे कहते हैं कि कठपुतली शासक कहा गया। इसे क्या कहा जाता था? यह इसे कठपुतली शासक कहा जाता था, कठपुतली सुल्तान कहा जाता है। भाई ये तो कठपुतली है कि नहीं? कहते हैं कि इसके समय के लिए एक बहुत ही इंपोर्टेंट घटना रही कि इसके समय मंगोलों का आक्रमण हुआ था। क्या हुआ था? मंगोलों का आक्रमण। इससे क्वेश्चन बनता है, इसके समय मंगोलों का आक्रमण होना चालू हो गया था।
मंगोल आक्रमण प्रारंभ हो गए थे। मंगोल आक्रमण प्रारंभ हो गए थे। अब एक चीज समझना, इसके समय जब मंगोल आक्रमण प्रारंभ हो चुके थे तो मंगोल आक्रमण को दबाने के लिए 40 सरदारों में से एक सरदार को भेजा गया था जिसका नाम हुआ करता था बलबन। क्या नाम हुआ करता था? बलबन। इससे पहले बलबन पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक चीज और समझा देते। इसके समय यानी कि किसके समय? बहराम शाह के समय की एक बहुत इंपोर्टेंट घटना ये रही, इसके समय एक महत्वपूर्ण पद का निर्माण किया गया, जो नायब का पद था। यानी कि अब मान के चलिए आज के समय का प्रधानमंत्री जैसा पद था कि एक राष्ट्रपति होगा उसके बाद प्रधानमंत्री होगा, और वास्तविक सत्ता भारत में किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है। तो कहते हैं इसके समय पर नायब का पद हो जाता है, और नायब कहते हैं कि सबसे ज्यादा निर्णय या सबसे ज्यादा राजा के करीब व्यक्ति होता था, और बनता किसमें से था? उन 40 सरदारों में से। उन 40 सरदारों में से एक किसी को नायब बना जाता था। तो कहते हैं इसके समय प्रथम नायब जो बनने वाला था वो एतगीन हुआ करता था। पहला नायब, प्रथम नायब जिसे बनाया गया था वो था एतगीन। एतगीन हुआ करता था। अब एतगीन को नायब बना दिया तो वो राजा के ज्यादा करीब है, तो राजा से वो ज्यादा कांटेक्ट में रहेगा, और वो जो चाहे करवा सकता था राजा से। तो कहते हैं कि उसी समय होता है क्या, अब आओ यहां पर, उसी समय मंगोलों का आक्रमण हो गया भारत पर, पंजाब वाले क्षेत्र में। तो मंगोलों के आक्रमण को दबाने के लिए, इसे दबाने के लिए 40 सरदारों में से बलबन को भेजा गया। जब बलबन को भेजा तो कहते हैं कि ये मंगोलों को पराजित करने में सफल रहा। इसने मंगोलों को कहते हैं कि धूल चटा दी, इतने बुरे तरीके से मारा, कहते हैं कि वो एकदम से त्राही त्राही हो गए थे। आगे पढ़ाऊंगा कि बलबन की एक नीति थी, लौह और रक्त की नीति। यह दुश्मनों के किसी भी प्रकार से रियायत नहीं बरसता था। इसका खुद का पुत्र था एक जिसका नाम हुआ करता था बुगरा खान। क्या नाम हुआ करता था? बुगरा खान उसका नाम हुआ करता था। कहते उसने हाथियों के पैरों तले कुचलवा दिया था उसको, खुद का सगा पुत्र। उसने बस इतना बोल दिया था कि पिताजी बंगाल वाला इलाका मैं ले लूं, उसका तुम ले लोगे? तुम्हारे बाप का है? तुमने कहा बाप का तो है ही बलबन बाप ही तो था उसका, है कि नहीं? बोले ऐसे थोड़ी मिलता। कहते कि उसने कहा विद्रोह करेगा, लाओ इसको। कहते कि हाथियों के पैरों तले एकदम, कहते कि चटनी बढ़ गई उसकी, धरती में मिल गया था वो व्यक्ति, उसको मार दिया था उसने। इतना खतरनाक था बलबन। आगे पढ़ाऊंगा अभी इसके बारे में। यहाँ आ जाओ जरा। बलबन को भेजा, बलबन विद्रोह दबाने में सफल रहा, या मंगोलों को भगाने में सफल रहा। यह मंगोलों को भगाने में सफल रहा। जब यह सफल हो जाता है या फिर इसे जब सफलता मिलती है तो इसकी वाहवाही होने लगी कि अरे बलबन ने मार दिया, बलबन बहुत अच्छा व्यक्ति है, 40 सरदारों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, वह आगे चल के क्या कर बन सकता है? वो आगे चल के नायब बन सकता है, क्योंकि नायब पद के लिए अब लड़ाई होने वाली है। क्योंकि ये जो नायब बनेगा जो, वो क्या रहेगा? राजा के ज्यादा करीब रहेगा। तो कहते हैं कि जैसे यहाँ पर वाह वाह होने लग गई बलबन की, तो कहते एतगीन को लगा कि यार ये बंदा तो उससे ज्यादा निकल जाएगा। तो कहते इसने इसको मारने की साजिश बनाई। तो कहते इसने उल्टा पलटवार कर दिया, कहते इसने पहले इसको निपटा दिया। कहते कि बलबन ने फिर एतगीन की हत्या करवा दी, और साथ में कहते हैं किसको मरवा दिया? अलाउद्दीन बहराम शाह को मरवा दिया। दोनों को, सुल्तान को और नायब दोनों को निपटा दिया। किसने? बलबन ने। यहां देखना पड़े, मंगोलों को भगाने में क्या रहा है? सफल रहा। साथ ही इसने, कहते हैं कि एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम हुआ करता था नसीरुद्दीन महमूद, उसके साथ मिलकर अलाउद्दीन बहराम शाह और नायब एतगीन दोनों को निपटा दिया। कहते हैं कि इसने नसीरुद्दीन
नसीरुद्दीन महमूद के साथ मिलकर बहराम शाह की हत्या कर दी। हत्या कर दी तो ये राजशाही परिवार से था महमूद, कहते इसे अंगला राजा बनाया गया। बलबन ने क्या किया, किसे, नसीरुद्दीन महमूद को अंगला सुल्तान बना दिया। नसीरुद्दीन को महमूद को अंगला सुल्तान बनाया। भाई ठीक है, तुम राजा बन जाओ। अब नसीरुद्दीन महमूद को जब यह सुल्तान बनाएगा तो नायब कौन बनेगा, लगाओ जरा अंदाज, कौन बनेगा? स्वाभाविक है, कौन? बलबन ही बनेगा, क्योंकि उसी ने तो बनवाया। तो कहते हैं नसीरुद्दीन महमूद जब यह सुल्तान बनता है, इसे जब अंगला सुल्तान बनाया गया नसीरुद्दीन महमूद को, तो कहते हैं इसने सुल्तान बनते से ही, सुल्तान बनते ही बलबन को नायब बनाया कि भाई तुम आज से हमारे नायब हो। एक क्वेश्चन और, यहां तक तो ठीक था, बलबन कूटनीति खेल रहा था। इसने क्या किया, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद के साथ करा दिया। बलबन ने क्या किया कि बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। अब जब अपनी पुत्री का विवाह करा देगा सुल्तान के साथ, तो कौन, ससुर, वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, है कि नहीं? अब जब इसने विवाह कराया तो कहते नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूक खां की उपाधि दी। किसकी उपाधि दे दी? उलूक खां की। इसे उलूक खान की उपाधि दी कि भाई ये कौन है, भाई उलूक खान है। उलूक खान का मतलब होता है कि सबसे योग्य व्यक्ति कौन है, बलबन है, ऐसा कहा जाने लग गया। यहां तक ठीक था कि बलबन बन गया नायब, ये सब हो गया। एक चीज समझिए, कहते कि सल्तनत का सबसे उदार व्यक्ति हुआ करता था नसीरुद्दीन महमूद। कहते ये राजपाट से कोई मतलब नहीं था, एकमात्र ऐसा सुल्तान जो टोपी सीकर अपना गुजारा करता था। इसके बारे में क्वेश्चन बनता है। नसीरुद्दीन महमूद यह टोपी सीकर सीकर अपना गुजारा किया करता था। अरे जो इस्लामिक लोग टोपियां लगाते ना, वो टोपी बनाया करता था, उसी को बेचा करता था, उससे पैसा आता था, आराम से करता था। इससे राजपाट से कोई मतलब नहीं था, बस वो तो इसके साथ मिल लिया था कि अब सुल्तान है, इसके लिए ये सब था। अब कहते कि एक दिन की बात रही कि महमूद गजनवी, सॉरी, बलबन ने इसे क्या बनाया, दावत पे बुलाया अपने घर में, कहा कि आओ हमारे घर आज तुम्हारी दावत है। और कहते कि खाने में जहर मिला दिया और इसे मार दिया, अपने ही दामाद को निपटा दिया, और अगला राजा बन जाएगा, अगला सुल्तान बनेगा कौन, बलबन। यह बहुत बड़ी कहानी है इसकी, ठीक है, इसको देखेंगे हम आगे कि इसने क्या किया कि नसीरुद्दीन को खाने में जहर देकर मार दिया। जहर देकर मार दिया कि भाई बहुत हो गया, जाओ जो मुझे काम करना है वो मैं काम करूंगा, मार दिया। और दिल्ली का स्वयं अंगला बादशाह बना, अंगला बादशाह बना। अब यहां से पढ़ेंगे अपन बलबन को। बलबन इतना खतरनाक शासक होने वाला आप सोच भी नहीं पाओगे। अब देखो जरा कितना कूटनीति खेल गया है, यहां से लेकर पूरा क्रम उसने तामझाम बिठा लिया
कि करना क्या। सब कुछ करने के बाद कहते अंत में खुद के दामाद को भी निपटा दिया। उसने कहा कि यार जाओ यार, पावने अब नहीं आओ ने है कि नहीं उसने कहा कि पावने अब नहीं आओ ने, ठीक है, दिल्ली अब हम संभालेंगे। वो कहते कि अगला राजा बन जाता है कौन, खुद बलबन। और बलबन जब राजा बना तो कहते वो 40 सरदार जिनमें से निकल के आया था, ये जानता था कि उन 40 सरदार हमारा अप्रोच करेंगे, विरोध करेंगे, कोई नहीं है मेरा विरोध करने वाला, पर वो जरूर करेंगे। कहते इसने सबसे पहले 40 सरदारों से एक एक करके मारना चालू कर दिया, उन लोगों को निपटाना चालू कर दिया, क्योंकि उन्होंने विरोध किया शुरुआत में कि भाई तुम राजा कैसे बन सकते हो। मान लो ठीक है किसी कारण नसीरुद्दीन मर गया, तुमने नहीं मारा, हम मानते हैं, तो नसीरुद्दीन मर गया तो उसी का राजवंश जो होगा, उसका जो परिवार होगा, उसका जो वंश होगा, पुत्र होंगे या कोई भी परिवार को होगा, वो अगला राजा बनेगा। तुम तो सरदार हो, गुलाम हो, तुम 40 सरदार थे उनमें से हो गुलाम हो, तुम कैसे राजा, तुम कौन से राजवंश से संबंधित हो। तो कहते इसने फिर बाद में चाल चली और कहा कि मैं ईरान के एक राजवंश से संबंध रखता हूं जिसका नाम हुआ करता था अफरासिया वंश। अफरासिया वंश उस समय का सबसे कहते हैं कि खानदानी वंश कहा करता थे उसको, शाही वंश में शुमार था वो, बड़े मुसलमानों में गिना जाता था उसका। कहते मैं उस वंश का हूं। बोले उस वंश के हो, बोले वंश के होते तो तुम्हें कोई गुण तो दिख नहीं रहे, होता कि नहीं, अलग अलग होता है। जैसे मान लो कि अगर कोई व्यक्ति तो उसमें कुछ ना कुछ गुण तो दिखेंगे उसके, दिखेंगे कि नहीं। मान लो कोई यादव बैठा तो वो कुछ ना कुछ भैंस की बात तो करे ही करे, कुछ नहीं करे तो है कि नहीं, करेगा कि नहीं करेगा, खेती की बात तो करेगा ही करेगा, यही होता कि नहीं। तो कहते हैं कि इसमें ये गुण थे ही नहीं, तो उसने क्या किया, अपने आप को दिखाया। कहते अपने राज्य में इसने 2 त्योहार चलाए, 2 प्रथाएं चलाई। एक थी नवरोह, एक थी आपका सिजदा, दूसरा था पैबोस। सिजदा मतलब कि सलाम वालेकुम बाली सिजदा, पैबोस मतलब होता था कि पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना। ये 2 प्रथा जो कि आफरासिया वंश में चलती थी, अपने आप को राजशाही बता रहा कि मैं राजशाही हूं, इसलिए प्रथाएं। साथ ही इसने नवरोज त्योहार भी प्रारंभ कराए थे भारत में, जो 9 दिन का होता है, जो इस्लाम में चलते हैं, ठीक है, वो प्रारंभ कराए थे। तो इन 2 चीजों के लिए जाना जाता है। बलवन पे आ जाए, ठीक है, बलवन देख लेते। बोरिंग तो नहीं लग रहा चैप्टर, बढ़िया आ रहा, मजा आ रहा, आज गुलाम मस्त निपटाना है अपने को, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम बलबन को, क्या देखेंगे इसको, बलबन। बलबन का पूरा नाम हुआ करता था ग्यासुद्दीन बलबन, पूरा नाम देखेंगे इसका, ग्यासुद्दीन बलबन। तो ग्यासुद्दीन बलबन, ठीक है, ग्यासुद्दीन बलबन को देखते हैं अपन भाई। इसके समय की घटनाओं में सबसे पहले हम दे देखेंगे कि यह बलबनी, बलबनी वंश से संबंधित था, संबंधित हुआ करता था। तो इसने बताया कि भाई हमारा वंश बलबनी वंश है, हम बलबन हमारा नाम है, तो हमारे वंश से क्या चलेगा, हमारे नाम से क्या चलेगा, हमारे वंश का नाम चलेगा अंगला वाला, जो भी रहने वाला होगा उसी के नाम से चला रहा था ये। तो क्या हो गया, अरे इतना डीपली नहीं पूछा जाता है इतना क्यों परेशान हो रहे हो, है? चलिए देखेंगे अपन इसको। तो कहते हैं कि यह क्या था, आपका बलबनी वंश से था। यह जब राजा बना, सुल्तान बनते से ही, सुल्तान बनने पर 40 सरदारों ने इसका विरोध किया, इसका विरोध किया कि भाई तुम कैसे राजा बन गए। भाई सुल्तान का जो वंश है वो अगला राजा बने, मैं मानता हूं, हम उनकी रक्षा करेंगे, लेकिन तुम कैसे बन गए, तुम होते कौन हो बनने वाले। तो उसने कहा मैं भी तो राजा हूं, मैं भी राजवंश से संबंधित हूं। बोले कौन से, बोले आफरासिया, ईरान का एक वंश है आफरासिया, उस वंश से संबंधित हूं। तो क्या किया इनने, तो इसका विरोध किया। तो सबसे पहले इसने इन्हीं को निपटा दिया, बलबन ने 40 सरदारों को एक एक करके मार डाला। उसने कहा बहुत हो गया, तुम बहुत कर रहे हो मेरी बदनामी। बलबन ने 40 सरदारों को एक एक करके मार दिया।
उसने कहा खूब लगे हो एकदम पै 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 करने के लिए, ना रहेगा बांस ना बजाओगे बांसुरी, फिर भी मैं बताता हूं मैं कौन हूं। तो कहते हैं कि इसने अपने आप को, इसने अपने आप को ईरान के शाही वंश अफरासिया वंश से खुद को संबंधित बताया। उसने कहा भाई हम इस वंश के हैं, और इस वंश में चलने वाली कुछ प्रथाएं थी, जिसमें आप देखेंगे नवरोज और सिजदा और पैबोस। उसने कहा ठीक है भाई तुम इस वंश के हो, लक्षण नहीं दिख रहे तुम्हारे अंदर, एक लक्षण नजर नहीं आ रहा कि तुम उस वंश के हो। बोले कैसे नहीं हो, देखो जरा। उसने बताया क्या, उसने, कहते हैं कि इस वंश में चलने वाली प्रथा नवरोज को